नमस्कार दर्शकों, हम इस समय आ गए हैं अंबरनाथ और यहाँ पर आपको हम एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिनका स्ट्रगल, जिनका लाइफ साइकिल बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज वो एक कामयाबी के ऐसे रास्ते पर, एक ऐसे पायदान पर पहुँच गए हैं। उनसे साक्षात्कार करेंगे और जानेंगे इनसे इनकी लाइफ और लाइफ का जो स्ट्रगल है उसके बारे में। तो हमारे साथ हैं कवि शैलेश मिश्रा जी, जो इनके साथ मुखातिब होंगे। तो शुरू करते हैं मौर्य जी से। हर हर महादेव दोस्तों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आदरणीय श्री महेंद्र उपाध्याय जी और उनका जो और पूरे चैनल है जो पूरे भारतवर्ष में तो पूरे विश्व में देखा जाता है यूट्यूब पर, मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे कलाकारों को वो अपने चैनल के माध्यम से प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज एक बहुत शुभ घड़ी है और हमारे बीच में एक ऐसे शख्सियत उपस्थित हैं जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वह चमकता सितारा है और वह ऐसा सितारा है जो सबको प्यारा है। हमारे बीच में हम सबके प्रिय आदरणीय श्री रामसजन मौर्य जी उपस्थित हैं। ये एक साहित्यकार हैं, ये कवि हैं, ये लेखक हैं, ये गीतकार हैं। क्या क्या कहा जाए, सब कम पड़ जाएगा दोस्तों। और इनके जीवन का जो उत्थान हुआ है, कितने परिश्रम करने के बाद आगे बढ़े हैं, आज हम उनसे जानना चाहेंगे। और मैं सबसे पहले आदरणीय श्री रामसजन मौर्य जी का और पूरे चैनल में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जो गाँव से निकलता है, जैसे कि इन्होंने बताया है कि संत कबीरनगर इनका जिला है और गाँव कुसोना कला गांव है। जब नाम गांव के नाम में ही कला है मित्रों, इनकी गांव का जो नाम है कुसोना कला, तो कला गांव में ही कला का नाम है। तो ऐसे व्यक्तियों में तो कला पूर्ण भरी होनी चाहिए। और जब व्यक्ति एक बालक यूपी से मुंबई की ओर बढ़ता है तो कुछ सपने संजो के निकलता है। उसने एक सपना लेकर चलता है कि वो आकाश के अंदर उड़ेगा हो, गगन में उड़ेगा हो और ऊंचाई को छुएगा हो। और उसी के सिलसिले को लेते हुए मुंबई इनका आगमन हुआ सन 1989 में। ये मुंबई में आगमन हुआ और इन्होंने बहुत परिश्रम किया। और शुरुआती जीवन के कैसे बीते, जब आप मुंबई आए तो आपने शुरुआत में क्या किया? मैं किसी के मतलब रिश्तेदार थे, उनके सहारे आया। तो हमको लूम जो कपड़ा है, साड़ी का, पैंट का, शर्ट का, उन्होंने सारा कपड़ा बिनने के लिए मुझे सिखाया। और हमने भारत में बहुत कम ही ऐसे जगह बचे होंगे जहाँ मतलब कपड़े को हमने बिना भी नहीं और मैं उसमें मास्टर का भी काम किया हूँ। फिर लेकिन जो गाना वाना लिखता था अपने मशीन के बीच में गा गा करके लिखता था, तो लोग कारीगर लोग बोलते थे यार आपका गाना तो फिल्मी दुनिया में चल जाएगा। तो एक्चुअली क्या, मैं सिर्फ गौशाला ही खोलना चाहता था, क्योंकि मैं गोरखपुर के बगल से हूँ, संत कबीरनगर से। तो मैं चाहता था कि गौशाला खूब बड़ा खोलूँ। और गाय उतने टाइम कैसा था कि चिट्ठी उट्ठी का ज़माना था और फोन का कोई मैटर नहीं था। बोले इतना बड़ा गौशाला अपने खेत में खोलूँ कि कम से कम 50-100 लीटर दूध आएगा, टेंशन नहीं, फिल्म लाइन से कोई मतलब नहीं था। लेकिन ऐसा माता सरस्वती का देन है, गाने का फूटना हुआ। फिर गाता था मशीनों के बीच में। फिर हम धीरे धीरे फिल्मी दुनिया तरफ दौड़ने लगे। फिल्मी दुनिया के हीरो हीरोइन को हम देवी देवता समझते थे, मतलब वो इतना सजते समरते थे। फिर धीरे धीरे संघर्ष होते गया। फिर ऐसे पेपर में विज्ञापन पढ़ा। पावर लूम में आप कितना साल काम किए? 25 साल काम करने के बाद भी मैं रात भर ड्यूटी करता था और दिन भर मुंबई के गलियों में चला जाता था। तो जहाँ के जो लोग रहते, पहचान उन्हीं से होती है। तो सबसे पहले आपका आगमन अमरनाथ में हुआ था, किसी पहले मेरा आगमन भिवंडी में हुआ, भिवंडी में। अच्छा, भिवंडी बाद फिर आप? हाँ, क्योंकि वो एशिया का सबसे बड़ा पावर लूम का वो था। तो वहाँ से 1-1.5 साल के बाद फिर पिताजी बचपन में ही शादी कर दिए थे, तो फिर गौना भी आ गया। अच्छा। फिर गौना डाल दिया, मैं कुछ काम भी नहीं सीख पाया था, तो गौना भी आ गया। तो गौना आने बाद मेरा वही काम था, फिल्मी दुनिया पर दीवाना पीछे। तो पिताजी बोले कि अब जो नतन अपने बीवी बच्चों को भी नहीं पाल पोस पाएगा, क्योंकि इसका पगला जो फिल्मी दुनिया के पीछे है। फिर हमने धीरे धीरे, तो हमारे पास कैसा था कि एक चीज़ अंदर इतना था कि मतलब जो सत्य अंदर का हमेशा प्रेरित करता था, कुछ अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ करें। तो ऐसे मिलने लगा तो लोग डबल मीनिंग वाला गाना मांगने लगे और मांगने लगे। तो वो बात अंदर से आत्मा गवाही नहीं थी, क्योंकि अगर मैं पढ़ा तो देश के महापुरुषों को पढ़ा, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बुद्ध को, कबीर को, ये हमारे आदरणीय हो गए। अब चरित्र हमारा कुछ और जिसमें जाना चाहता था कुछ और। तो तालमेल बैठा नहीं, संघर्ष हो गया। फिर बड़े बच्चे भी धीरे धीरे होते गए, बीवी को लेकर आया। फिर 26 साल का लड़के की भी डेथ हो गया। फिर लड़की दोस्तों, संघर्ष
कितना इन्होंने किया और क्या खोया क्या पाया, क्योंकि सपना था उस फिल्म नगरी में एक उच्च स्थान प्राप्त करने का, लेकिन एक पावर रूम चलाते हुए भी वहाँ गीत लिखा करते थे और वह लोगों पे गुनाह करते थे, और वह परिणाम खत्म नहीं किया। इसके दौरान और आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई। और गाना लिखने का अंदाज क्या था? देशभक्ति। एक था, कौन संभाले देश को, कौन संभाले देश को, सब अपनी मर्जी वाले हैं, सबसे बड़े लुटेरे तो ये खादी वर्दी वाले हैं, सबसे बड़े लुटेरे तो। ये गाना था। फिर गाना था, आंसू बहाते फिर रही है माई मेरे देश की, लेके कागा उड़ गया यारा सच्चाई मेरे देश की। फिर दूसरा गाना, नौजवानों देश संभालो, नौजवानों देश संभालो, वतन नहीं तो जाएगा, आज तुम्हारी है जरूरत वक्त नहीं फिर आएगा, नौजवानों देश संभालो। ये सब गाना लिखता था। फिर औरत भी बोलती थी, जैसा लोग मांगते हो वैसा क्यों नहीं लिखते हो? वो गाना भाभी वाला, वो वाला जो ऐसी चल रहा है, तो मतलब मैं अंदर से नहीं लिख पाऊंगा ना, नहीं लिखूंगा ये अपने। वैसे मैं भारत के लिए नहीं लिखूंगा, लेकिन अपने यूपी बिहार के लिए तो और भी नहीं लिखूंगा मैं। फिर लोगों ने हमको मतलब ऑफिस में सब इनकार कर देते थे। फिर 2009 में मैं प्रोड्यूसर बना और पैसा तो 1 रुपया नहीं कमाया। अच्छा, एक चीज राम सर जी से पूछना चाहूँगा, देशभक्ति तो आपके अंदर को भरी पड़ी है। हाँ। और आपके कविताओं में आपके जो पढ़ रहे हैं इसमें जो यशस्विता है, जो ताकत है, हाँ, वह सामने प्रतीत हो रही है। लेकिन किस घटना ने आपको प्रेरित किया कि आपके बैनर का नाम नीलकमल है? तो क्या वजह है कि आपने अपने बैनर का नाम नीलकमल रखा? एक ही लड़की थी और 3 लड़के थे, तो मैं बोला एक ही लड़के के नाम से बैनर रहेगा, क्योंकि लड़के लोग के नाम से क्या है, मैं चाहता हूँ कि पुरुष, आप अक्सर करके देखते होंगे कि घर से लेकर बाहर तक जितने भी लफड़े दंगे बड़े बड़े युद्ध सिर्फ पुरुषों ने किया है। स्त्रियां युद्ध करना ही नहीं चाहती हैं। स्त्रियों के पास मतलब मातृ तुल्य है, इसलिए स्त्रियों को हमेशा बड़ा इसलिए माना गया है कि वो चाहती है झगड़ा झंटा हो ही ना, उनको सिर्फ अपने फैमिली से खुशहाल से मतलब रहता है। लेकिन आज इतने बड़े बड़े युद्ध, सदियों से युद्ध, परमात्मा ने अगर इस धरती पर अगर स्त्री को नहीं बनाया होता तो पुरुष समाज जितना भी है और भी न जाने कितना मतलब और भी जो नहीं करना चाहिए वो भी करता है। तो ये माताएं और स्त्रियों को बनाया गया है पुरुषों को कंट्रोल करने के लिए। अगर स्त्रियां नहीं होती तो पुरुष कंट्रोल होती नहीं, क्योंकि सारे सृष्टि में सबको उत्पात मचा के मार डालते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं उस लड़की के नाम रखा। हालांकि मैंने तोहार प्यार चाहे कृष्णा से की पहली फिल्म थी, उसमें मेरा स्टोरी और गाना था, लेकिन मेरा उसमें भी लोगों ने नाम का इधर उधर किया। फिर भी मैंने गाना लिखा था, बोला बडरवा पे कागार माई, बोला बडरवा पे कागार माई, तोरी बिटिया भी एक दिन होई जाई पराई, यही घर अंगनवा से होई विदाई, तोरी बिटिया भी एक दिन होई जाई पराई। ये गाना लिखने के बाद फिर मेरी जगह प्रोड्यूसर के पास गए, तो बोले भाभी के ऊपर गाना बताओ। तो हमने भाभी के लिए एक गाना लिखा, हमरे भौजी के जैसन केहू का होई, जैसे थिरकल अजोरिया रात, घरवा में हमरे अइलिन लक्ष्मी, दया कैले हो भोलेनाथ। तो बोले ये सब गाना कौन सा फालतू गाना लिख रहे हो, कुछ डबल मीनिंग वाला गाना लिखो। तो मैं बोला मैं नहीं लिखूंगा। तो बोले आप काहे को राइटर हो, घंटे का लिखने नहीं आएगा? तो मैं बाहर गया, 2 लाइन लिख कर आया भाभी के ऊपर। गाना ये था, तोहरे छोड़ता घर बलमुआ, तोहरे छोड़ता घर बलमुआ, देवरा भले अकवारी में, लाज न आवे दही जरा के, हमके बुलावे घारी में। बोले क्या गाना है, क्या गाना है भाभी के ऊपर, चाट ले चुट ले वाला गाना, क्या बढ़िया टॉप लेवल का गाना है। तो मतलब लेकिन मैं दूंगा नहीं आपको, लेकिन मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं दूंगा। मित्रों देखिए, एक आदर्श आज उत्तर प्रदेश जो हमारा भाषा है, उत्तर प्रदेश जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो शालीनता है, आज राम सरन जी इसको लेकर चल रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि हमारे भोजपुरी गाने में, भोजपुरी पिक्चर में कितने अश्लील गाने होते हैं। उस गानों से निजात पाना, क्योंकि हमारी सभ्यता वो नहीं है, हमारे संस्कार वो नहीं है। आज उसी के संघर्ष करते हुए आदरणीय श्री हमारे जो साथ बैठे हुए प्रोड्यूसर जी रामचंद्र मौर्य जी ने पिक्चर बनाई, जिसका और कई एल्बम बनाए। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी एल्बम की शुरुआत कैसे हुई?
समस्त उत्तर भारतीय बिहारी को पता होगा, समस्त उत्तर भारतीय बिहारी भाई जो हैं अच्छी तरह से पता है कि सीता अगर माता बिहार की थी तो लक्ष्मण हमेशा जो ना तो उनको माता से संबोधित करते थे। हमारे यहाँ भाभियाँ डांट देती थी, देवर जो ना तो चड्डी में छल से मुद्द देता था। आज हम वही उत्तर भारतीय बिहारी हैं कि अगर सबसे ज़्यादा गंदे गाने भाभियों के ऊपर बनाए गए हैं। तो विदेशियों ने बोला था अगर भारत को बर्बाद करना है तो पहले वहाँ की सभ्यता संस्कृति बर्बाद कर दो, भारतीय अपने आप बर्बाद हो जाएंगे। तो जब हम अपनी सभ्यता संस्कृति नहीं संभाल सकते हैं तो ऐसे भी हम बर्बाद हैं। जो कि हम उत्तर भारतीय बिहारियों को ट्रेन में जाने का टिकट भी सही ढंग से नहीं मिलता है। 650 का टिकट जो तो 3000 में दिया जाता है और भेड़ पकड़ी के भी जाते हैं। तो इसके लिए हमने एल्बम का शुरुआत, पहले अपने एल्बम का शुरुआत किया काहू कम मिलबू, और यहाँ मुंबई से लोगों को लेकर गया। अब सब लोग अंबरनाथ में अंधेरी से पैसा लेने आते थे, मैं कैसा भी करके पैसा देता था, लेकिन जब वहाँ गए तो हमसे अटैच संडास बाथरूम मांगना चालू कर दिया। और उसी एल्बम के टाइम में हमारी लड़की की तबीयत खराब हुआ, लड़की का यहाँ डेथ हो गया, हमारा वहाँ खेत बिकवा दिए, मैंने खेत भी बेच दिया और एल्बम किसी तरह से मैं लेकर आया। तो भी मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बोला कि जिसको लूटना था लूट कर चले गए तो क्या वो मैं जिंदा तो हूँ। फिर हमने दारू ना मेहरारू चाहे की शुरुआत किया। दोस्तों आप देख रही है, ऐसे आदरणीय श्री रामचंद्र मौर्य जी ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत संघर्ष किया, मगर इन्होंने हार नहीं माना और न्यू एक के बाद एक न्यू रखते गए। कई एल्बम बनाए उन्होंने और सबको साथ में लेके चले और ऐसे एल्बम बनाए जो न्यू से जुड़ा हुआ था दोस्तों। फिर उसके बाद आती है कहानी कि नीलकमल लड़की गुजर गई, जल के गुजर गई और उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके नाम से उसका नाम था नीलकमल, तो उन्होंने बैनर का नाम रखा नीलकमल। और उस बैनर पर जो पहली पिक्चर बनी वो भी सामाजिक पिक्चर थी, वो जो समाज में संदेश देती थी। आज आप देखते हो कि शराब के नशे में कितना परिवार ध्वस्त हो जाता है, बिगड़ जाता है। जो आसमान में होता है नीचे चला आता है और वह पूरा परिवार की स्थिति बिगड़ जाती है। उस विषय को लेकर के इन्होंने पिक्चर बनाई और आशा की थी कि भारत सरकार और यूपी सरकार उस पर कर मुक्त करेगी, मगर क्या वह सपना पूरा हो पाया। और उन्होंने उस पिक्चर का नाम रखा हमका दारू नहीं मेरा रुचा है। मैं चाहता हूँ उस पिक्चर के बारे में कुछ बताएं। अब वो फिल्म बनाने मतलब तो सारा क्राइम है दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ है, नशे में धुत थे, तमाम ऐसे क्राइम है जो नशे में धुत होकर क्राइम किए जाते हैं। मैंने उसमें गाना लिखा था, हमसे मीडिया के लोग पूछे भी थे क्या मौर्य जी दारू नहीं मेहरारू चाहे, हम कल आप लोग समझे नहीं। मतलब मैं नहीं था तो भी हमारे पिताजी के जो शादी हुआ था उनके पत्नी को भी जो हमारी माँ उनको मेहरारू ही बोला जाता था, हमारी भोजपुरी भाषा में मेहरारू ही बोलते हैं। और जैसे तो हमने लिखा ना गांजा ना गुटखा ना दारू चाहिए, हमको तो भैया मेहरारू चाहिए। इसका मतलब ये था कि हमारे घर में अगर नशा नहीं रहेगा तो हमारा घर चल जाएगा, लेकिन क्या हम लोग के घर में औरत नहीं रहेगी तो क्या घर चल सकता है क्या? है दारू पीकर आदमी घर खराब कर सकता है, लेकिन हमारी माताएं बहनें और हमारी औरतें जो है उस टूटी झोपड़िया को भी लीप पोत करके कितना बढ़िया सुंदर बनाती हैं। इसलिए नशा न रहे चलेगा, लेकिन औरत कराना बड़ा जरूरी है ये। फिर उसके बाद वो फिल्म 2014 में रिलीज हुई। फिर हमने किसान की बेटी के चालू किया, जो मोदी सरकार नहीं आई थी उसके पहले हमने चालू किया किसान की बेटी चलाने के टाइम में नोटबंदी हुआ, तमाम दुनिया भर की दिक्कतें, हमारा 20-22 लाख घुस गया। फिर हमारे बड़ा लड़का था 26 साल का, क्योंकि घर में मैं कुछ दे नहीं पाता था, क्योंकि बीबी का जेवर भी बेच देता था। कुछ मेरे पास इतने अच्छे मित्र जैसे विजय सिंह हो गए, हमारे एक बाबूजी हैं डॉक्टर जनार्दन विश्वकर्मा, मतलब ये बाप तो हमारे मर गए हैं लेकिन हमारे बाप से कम नहीं है। इन्होंने पैसा दिया हमको फिल्म बना, लेकिन इन्होंने कभी हमसे हिसाब नहीं मांगा आज तक। तो हमने किसान की बेटी बनाना चालू किया, सबको साइन किया, फिर बड़े घर में कुछ देता नहीं। आपने कौन से कलाकार लिए थे किसान की बेटी में गजेंद्र चौहान थे और मार्केट के बड़े बड़े कलाकार थे, हमने सबको साइन किया था। फिर नोटबंदी हुआ, फिर लड़का मरा, फिर सबका टिकट मतलब 20-22 लाख चला, हम उसको नहीं बना पाए। मतलब हम आज तक सभी दोस्तों का मतलब ये शुक्रगुजार हूं कि विपरीत परिस्थितियों में कुछ ऐसे मित्र रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियों में वो ऐसे हाथ लगाए रहे, और कुछ लोग ऐसे रहे कि अब यहाँ से जल्दी से हटा कर उनको ढकेल दूं। लेकिन पता ये चला कि जो मित्र हाथ लगाए थे उनके हाथ इतने मजबूत थे कि वो जो ढकेलने वाले हाथ वो परेशान हो गए, लेकिन कभी हमको ढकेल नहीं पाए। ठीक है। अभी आपने जो एक और हाल में विषय आपने एक पिक्चर बनाई है, लाइटर। हाँ, लाइटर का ये भोजपुरी फिल्म है कि नहीं हिंदी है? तो भोजपुरी फिल्म के से आप हिंदी की तरफ कैसे रूपांतरित हो चुके हुए, और आपका यह विषय लाइटर में विषय क्या है?
क्योंकि आज हम देखते हैं कि 70, 50, 60 बरस गुजर गया भोजपुरी का। आज बताइए, भोजपुरी में सारे भोजपुरी स्टार मिल करके 5 करोड़ के बजट की फिल्म नहीं बना सकते हैं, जो कि हमारे उत्तर भारतीय बिहार की जनसंख्या कम से कम 40 करोड़ है। बहुत सही। 40 करोड़ जनसंख्या होने के बावजूद भी भोजपुरी में अगर हम 5 करोड़ के बजट की फिल्म नहीं बना सकते हैं तो कितनी बड़ी तकलीफ बात है। और साउथ की फिल्में आज 200 करोड़, 100 करोड़, तो रिकवरी उनको कहाँ से होता है? और हम अपने भोजपुरी भाषा और अवधी भाषा, सारा अवधी हिंदी फिल्मों में डाल कर लोगों ने करोड़ों रुपया कमाया। जो हिंदी की स्टार है हमारी अवधी भाषा को बोल करके, भोजपुरी भाषा बोलकर करोड़ों कमाए। लेकिन आज हमारी भोजपुरी कैसे है कि आज भी भोजपुरी में कितने ऐसे कलाकार हैं जिंदगी नर्क बनी हुई है, उनको 500-1000 रुपया पर डे दिया जाता है। आपको क्या लगता है जो भोजपुरी स्टार हैं जैसे रवि किशन जी हो गए, मनोज तिवारी जी हो गए, इनका योगदान क्या, ये क्यों नहीं करता? आपके निरुपा जी हो गए, अगर बात ये जो बड़े बड़े स्टार हैं जो पैसा 1.5 करोड़, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए महिना लेते हैं, वो भोजपुरी फिल्म में क्यों नहीं काम करते? अभी देखिए, उसका स्तर क्यों नहीं बढ़ाते? उसके लिए फाइनेंस क्यों नहीं लाते हैं? उससे काम क्यों नहीं करते? अब आपको बता और जो यूपी सरकार है, आपको इन पिक्चर बनाने के लिए जो योगदान मिलना चाहिए, क्योंकि जितने भी प्रादेशिक पिक्चर संस्था होती हैं, जो प्रांतिक पिक्चर बनती हैं, तो उसको सरकार मदद करती है। तो आपको सरकार यूपी गवर्नमेंट से या योगी जी से आपको क्या आशा है भविष्य में, अगर कोई अच्छी पिक्चर? और उसके बाद ऐसी कोई पिक्चर जैसे नदिया के पार पिक्चर हुई थी, आप लोग देखा होगा, नदिया के पार, पूरा आज भी अगर नदिया के पार लग जाए कहीं भी तो पूरा परिवार बैठ देखता है। इतने सुंदर गाना, इतने दृश्य, आज ऐसी पिक्चरें क्यों, आज साफ सुथरी पिक्चरें क्यों नहीं बनती है? आपका इस विषय में क्या कहना है? ये बड़े बड़े जो स्टार हैं उनका योगदान क्या होना चाहिए? जैसा कि आज हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हुए हैं, अपने श्री राम मौर्य जी, जो उभरता हुआ सितारा हैं, जो बहुत सारे काम हो चुकी हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं, आज अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश, जिसके पास हर प्रश्न का उत्तर है, जिसका नाम उत्तर प्रदेश है, जैसे उत्तर प्रदेश कहते हैं, क्योंकि जैसे योगी जी आए हैं, बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। लेकिन कुछ मूलभूत प्रश्न हैं जो फिल्म से जुड़े हुए हैं, जो भोजपुरी फिल्म से जुड़े हुए हैं, वह प्रश्न जो है बार बार मन को जोड़ते हैं, पीड़ा पहुँचाते हैं। आज भी हम देखें तो जितने भी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध जो संस्थाएँ हैं, या साउथ का फिल्म देख लीजिए, या उड़िया देख लीजिए, या बंगाली देख लीजिए, उनके कल्चरल जो हेरिटेज इतने ऊँचे हैं, उनके मापदंड इतने ऊँचे हैं कि पूरा परिवार बैठ दे सकता है। तो आदरणीय श्री राम सिंह आप जानना चाहता हूँ कि जितने बड़े बड़े स्टार हुए भोजपुरी फिल्म में, और उस फिल्म के माध्यम से उनका पूरे विश्व में नाम मिला, जैसे कि हमारे आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी, आदरणीय श्री रवि किशन जी, आदरणीय श्री दिनेश लाल निरुपा जी, और शुरुआत में केसरी जी हैं, और उसी लाइन में बहुत सारे स्टार हैं जिनको नाम, यश, सम्मान, इस भोजपुरी समाज ने दिया। लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा जो कोरोना काल आया, तो जहाँ पर एक तरफ सूद जी ने समाज ने बहुत कुछ किया, वहाँ पर इनका योगदान क्या रहा। दूसरी बात, आज हमारा जो भोजपुरी समाज है, जो बैनर है, वो इतना नीचे क्यों चला गया है? आज तक तो मुकाम नहीं आता है, जबकि आप देखेंगे 40 से 50 करोड़ आबादी है इस बेल्ट, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार। दूसरी बात, जो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकारें हैं, उनसे हमारी क्या अपेक्षाएँ हैं, तो आप नहीं हो पाई। और एक प्रश्न जुड़ा हुआ कि क्या हम नदिया के पार जैसी स्वच्छ फिल्म दे पाएंगे भविष्य में कभी, कि पूरा समाज, पूरा परिवार साथ बैठ दे सके। और जो नोएडा फिल्म बनाया हमारे योगी जी ने, तो उस नोएडा उस फिल्म बन रही है, क्या उसमें भोजपुरी फिल्म की भी जगह है? उसमें बोलने का मतलब ये है कि सभी स्टेट तो भारत में हैं और सभी भारत के लोग हैं, लेकिन स्टेट होने का मतलब जैसे हर स्टेट के लोगों को अपने अपने स्टेट का सबसे पहले कितना बढ़िया स्थान हो। अगर हम उत्तर भारतीय बिहारी हैं तो हम एक भोजपुरी फिल्में बनाते हैं तो षड्यंत्र यूज करते हैं, एक दूसरे के साथ षड्यंत्र, जैसे फंसाना। अगर बात फंसाने वाली बात आ जाए, अगर कोई चीज़ अगर हमसे फंसा कर काम करते हैं तो वहाँ कभी भी उत्थान नहीं होने वाला, बढ़िया काम नहीं होने वाला है। वहाँ अगर 20 आदमी पोस्टेड हैं तो 80 आदमी गटर के नीचे रोक रहे हैं, जो कि आज कभी भी जो आप पूछे हैं 40 करोड़ जनसंख्या होने के बावजूद भी फिल्में हमारे यहाँ कम से कम 100 करोड़ में बनना चाहिए, लेकिन आज 4 करोड़ में भी फिल्में नहीं बनती है। उसका कारण है कि न हमारे आज साउथ के पास चैनल कितना है, 250-300 चैनल। जरा हम उत्तर भारतीय बिहारियों का चैनल बता दो कितना है। अगर कुछ लोग चैनल भी बनाए हैं
जो तमाम घर घर में अगर देखा भी जाता है तो उसमें सेक्स का दवा बेचना चालू कर देते हैं। जैसे महुआ चैनल चल रहा था, इंटरनेशनल चैनल आया था, क्यों बंद हो गया भाई महुआ चैनल? ऐसे तमाम बात है कि हम 2 पैसा कमाने के लिए अगर सामने वाला अगर 1% नंगा हुआ है तो पैसा कमाने में 2% नंगे हो जाएंगे। मतलब अगर उसने 1% गंदा गाना लिखा तो 3% गंदा गाना लिखे, लेकिन हमारा गरमा कैसे ही छूटा। और जितने भी भोजपुरी स्टार हैं तो भोजपुरी स्टार के अंदर का माल दही जरूर जाने, बाहर बोल करके तो मतलब नहीं है। ये समझ उत्तर भारतीय तमाम यूपी बिहार के स्टारों को अच्छी तरह से मालूम है कि अंदर का मार क्या है, कैसे है। उनमें भी मतलब गुटबाजी है। तो जहाँ कोरोना काल में एक सोनू सूद पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल तमाम भारतीयों का दिल जीतने के बाद जिस जाति का रहा हो, जिस धर्म का व्यक्ति रहा हो, सोनू सूद ने सबका दिल जीत लिया। विदेशों का हमारे तमाम उत्तर भारतीय स्टार रह करके किसका दिल जीत ली, जरा बताइए। अगर चाहते तो एक स्टार हमारे उत्तर भारतीय, एक भी स्टार कम से कम 50-50 करोड़ के मालिक, 25-25 बसें खरीद लेते। लेकिन क्या है, उनको अगर हम नहीं दे सकते हैं ना, क्योंकि उनका पैसा है, उनको वही जनता उनको कमा कर करोड़पति बनाई है, तो उसमें उपाध्याय भैया हो गए, मिश्रा भैया हो गए, तो मौर्य थोड़े ना ऑर्डर दे सकते। एक तो उनका व्यक्तिगत उनका दिल था ना। तो जहाँ के जैसे अच्छा साउथ के स्टार इसलिए पूजे जाते हैं, साउथ के स्टार इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि वह एक स्टार वहाँ के जनता के लिए वैसा काम करते हैं, रोड बनवा देते हैं, लाइट लगवा देते हैं, पानी लगवा देते हैं। और हमारे यहाँ हमने फेसबुक पे कई ऐसे हीरो हीरोइन का जो आज प्रेजेंट टाइम में स्टार हैं, उनको एक दूसरे के बारे में गाली देते हुए सुने हैं। इतनी गंदी गालियाँ उनको दी जाती हैं कि अब उनको ही हमारा भोजपुरी समाज अपना स्टार बना कर रखा है। ये हमारे फलाने बाबू हैं, ये हमारे फलाने हीरोइन है। आप ये बताइए मुझे कि जो स्वीट पॉइजन, जिस सभ्यता संस्कृति में स्वीट पॉइजन बोलने वाले को हम अपना आदर्श मानते हैं, तो कुत्ते की तरफ पैदा भी कुछ होंगे। आज हमारे यूपी बिहार के 14-14 साल के लवंडे गाना कौन सा गाते हैं? अभी हमारे पास एक लड़का आया था, कौन सा सिंह बता रहा था, बोला भैया हमको तो गाना रिकॉर्डिंग कराया था। हमने कौन सा गाना रिकॉर्डिंग कराए थे? तो क्या बोला भैया, मतलब लिखा कौन है? बोला हम ये लिखे। बोला गाएगा कौन? बोला हम ये गाएंगे। बोला नाचेगा कौन? बोला हम ये नाचेंगे। तो बोला फिर हम क्या करें? बोला भैया पैसा लगाइए। बोला चलो ठीक है, गाने का बोल सुनाओ। गाने को क्या सुना रहा है? छोड़, माफ करिएगा लेकिन बोलना इसलिए पड़ रहा है। तो अब 14-14 साल के लौंडे हमारे यूपी बिहार के कान में माइक्रो लगाकर और तमाम मुंबई, पंजाब, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में 14-14 साल के लौंडे हमारे उत्तर भारत प्रदेश और बिहार के जाकर कंपनियों में काम करते हैं। कंपनियों में काम क्यों करते हैं भाई 14-14 साल के लड़के? क्योंकि हमने सुना है कि अभिमन्यु जब पेट में था तो अर्जुन ने जब महाभारत की कहानी सुनाई थी तब अभिमन्यु जैसा शेर हुआ। माता जीजाबाई रामायण महाभारत की कहानियां सुनाती थी तब छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हुए। ऐसे तमाम हमारे देश के जो महापुरुष हैं, उनकी माताएं जब वो गर्भ में थे तो वो उस लायक वो चीज को सुनाती थी तो बच्चा सुनकर उसी तरह से पैदा होता था। और आजकल के बच्चे क्या गाना सुन करके पैदा होंगे, क्या फिल्में देख करके, तमाम वेब सीरीज बन रही हैं। ससुर ने बहू को पटाया, एक मिनट आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इतने आप लोग समझ गए। ये छोटी छोटी पीढ़ियां भी ऐसी ऐसी चीज़ों को देख करके वो देश और समाज के लिए घातक साबित हो सकते हैं, कभी वो देशभक्त नहीं हो सकते। रामचंद्र जी, आपने मैंने देखा कि क्या वजह है कि आज नदिया के पार जो मोहन प्रसाद ने गाई थी आज से लगभग 20 साल पहले, और आज जो गाना दिन में जब बजता है कि कौने भी सामने लेके चला रे बटोरिया, ये ऐसे गाने से जीवन मन को भाई आते हैं। ऐसी कहानी, ऐसे निर्देशक और ऐसी पिक्चर आज तक बन रही है। मैं बता रहा हूँ, परिवर्तन संसार का नियम है तो भगवान के गीता में भी बोले हैं। तो परिवर्तन का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी सभ्यता संस्कृति को ही छोड़ दें, ऐसा नहीं होता है। परिवर्तन होता है जैसे परिवर्तन संसार में हुआ, क्या सूरज बदल गया है क्या, या धरती बदल गई है क्या, आसमान बदल गया क्या है? परिवर्तन कुछ बातों में परिवर्तन होता है, बहुत गहरी बात है, ये सभी लोग समझते हैं। लेकिन पहले जैसी फिल्में इसलिए उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं बनती हैं क्योंकि उसमें 60% माताएं और बहनें भी इसी लायक फिल्मों की यूज कर रही हैं। क्योंकि जैसे जैसे चीज़ का हम टीआरपी ज़्यादा बढ़ाते हैं
टीआरपी बढ़ाने का मतलब पैसा कमाना। जिसकी ज़्यादा टीआरपी बढ़ेगी तो उसका पैसा ज़्यादा कमाई होगा, और जिसका ज़्यादा पैसा कमाई होगा तो बनाने वाला समझता है कि हमारा यही चल रहा है तो उसके तो ऐसा ही बनाएगा ना। अगर आप अच्छी चीज़ बनाते हैं और उसका टीआरपी 0 है, आप क्या करोगे? दोबारा आपके पास ताकत ही ले लेगी फिल्में बनाने के लिए। ये तो उत्तर भारत और बिहार के जनता का काम है कि सोचना कि हमको कैसी फिल्में देखना है, कैसे लोगों को बढ़ावा देना है, वो तो उनका काम है। बनाने वाले कोई दोष नहीं है, बनाने वाले तो अपना जहर बेच देंगे, अब चाहे तुम पी के मर जाओ, उससे क्या मतलब, उनका सामान तो बिका। तमाम भारतीय राम सिंह जी, आपने काफ़ी संघर्ष किया, आपने काफ़ी संघर्ष किया। अभी हाल ही में आदरणीय श्री आदित्य योगीनाथ महाराज जी ने नोएडा में फिल्म सिटी का आगाज किया, शुरुआत किया। तो आपको उत्तर प्रदेश सरकार से या बिहार सरकार से या उत्तराखंड सरकार से, जो भी नॉर्थ बेल्ट है, जो उत्तर भारतीय बेल्ट है, उन सरकारों से क्या आशा करते हैं या क्या संदेश देना चाहिए कि हमारी जो भोजपुरी फिल्म है वो कितना सहयोग करें, और नोएडा में जो फिल्म बन रही है तो उसमें भोजपुरी फिल्म में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या मिलनी चाहिए, आप क्या उनसे आशा और अपेक्षाएं हैं? अब हम बता रहे हैं कि देखिए, हम लोग तो महाराष्ट्र में ही रहे हैं, आप भी महाराष्ट्र में हैं, हम जितना उत्तर प्रदेश उतना महाराष्ट्र में रहे हैं। हमको महाराष्ट्र में हम नहीं कर रहे हैं। इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल का आदमी जिसने पूरा विश्व भ्रमण के लिए निकला था, वह व्यक्ति पूरे भारत में आया, और भारत में आकर आने के बाद महाराष्ट्र को बोला कि अतिथि देवो भव। प्रेजेंट टाइम में जो महाराष्ट्र में अतिथि देवो भव का नियम कई सदियों से रहा है, तो ही कितना लोग आकर के महाराष्ट्र में कमा रहे हैं। अब हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तपस्वी हैं। एक तपस्वी को खुद ही पता है कि अपने राज्य का कैसे निर्माण करना चाहिए, क्योंकि तपस्वी व्यक्ति अच्छी तरह समझ सकता है क्या होना चाहिए। ये जो नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है, अगर योगी आदित्यनाथ तमाम उत्तर भारत के लिए बहुत अच्छा कार्य कर दें, और अगर वहाँ की जनता और हम ही लोग अगर उनके विचारों पर खरा नहीं उतरते हैं, तो एक व्यक्ति कितना कर सकता है। इसलिए समस्त उत्तर भारतीय बिहारी को भी सोचना चाहिए कि इतने वर्षों से 100 वर्षों से हम कल्याण में लगे हुए हैं, और इधर उधर हम भटकते हैं, हमको कोई भी कुछ भी बोलते रहते हैं, भैया ये बिहारी ऐसा बोलते रहता है। वो इसलिए बोलता है क्योंकि जब ज़्यादा जनसंख्या होगी, कौरवों की संख्या ज़्यादा थी तो क्या हो गया, जीते तो पांडव थे ना। अपने जनसंख्या पे नियंत्रण देते हुए, अपने उत्तर भारत की सभ्यता संस्कृतियों को संभालते हुए, और आपके प्रदेश के जो भी मंत्री मुख्यमंत्री हों, उनके अति उत्तम कार्यों में सहयोग किया जाए तो अपना उत्तर प्रदेश भी अभी तो हमारे समझ से पहले से अच्छा है। आपकी जो आने वाली फिल्म जिससे आप काम कर रहे हैं, लाइटर, कुछ 2 शब्द इसके बारे में बताइए, जो कौन से कलाकार हैं और क्या उद्देश्य है इसका, क्या छोड़िए दो। हमने वो फिल्म गोंडा बलरामपुर श्रावस्ती जिले में शूटिंग किया था, और श्रावस्ती जिला के जो भी तिवारी भैया हैं, मतलब वहाँ के जो भी डीएम एडीएम साहब थे, इतना सपोर्ट किए, मतलब घर के जैसा मान रहे थे। और हमने वो फिल्म वहाँ शूटिंग किया जहाँ भगवान बुद्ध ने अपनी बात को उपदेश दिया था। कोरोना की वजह से वो फिल्म हमारी नहीं रिलीज हो पाई है। हम छोटे मोटे प्रोड्यूसर हैं। कलाकार कौन है इसमें? तो सभी उत्तर प्रदेश और बिहार के ही लोग हैं, और अभी इस फिल्म के लिए बात चल रही है, और मैं कोशिश करूंगा कि लाइटर उस विषय पर फिल्म बनी है, एड्स के ऊपर फिल्म बनी है, कि जिसमें एक छोटी सी गलती की वजह से, छोटी सी गलती तो पूरे देश को बर्बाद करता है, पूरे घर को बर्बाद कर देता है, पूरे समाज को बर्बाद कर देता है। उस फिल्म में दिखाए हैं कि छोटे से गलती की वजह से कैसे एक व्यक्ति का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। फिल्म का नाम है लाइटर, और मैं चाहूँगा कि जब भी वो OTT प्लेटफॉर्म पे जाए या टाइपिंग में जाए, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2 महीने के अंदर हमारी फिल्म रिलीज हो जाए, और आप लोग लाइटर फिल्म ज़रूर देखिएगा। और साफ़ सुथरी फिल्म है, कोई गंदी फिल्म नहीं बनाए हैं, दारू ना में रहते हैं, भी साफ़ सुथरी फिल्म थी। और उसके बाद अभी मेरी सबसे मतलब दिल को टच करने वाली मेरी फिल्म है किसान की बेटी। किसान की बेटी इसलिए है कि स्त्रियां जो हैं डबल किसान हैं, क्योंकि अगर उनका पति कहीं चला भी जाता है तो पेट में बच्चा ले करके भी वो मतलब खेतों में काम करती हैं। इसके लिए माएँ डबल किसान हैं, इसलिए हम किसान की बेटी बना रहे हैं। हमारे फिल्म में किसानों का कोई मोर्चा वोर्चा नहीं है, हमारे फिल्म में सिर्फ माताएँ और बहनें और बेटियों का मोर्चा है। बहुत बहुत मित्रों, समझे। और लास्ट में बात बोलूँगा, हमारे प्रिय मित्र सरेश जी को हार्दिक मतलब प्रणाम करता हूँ। हमारे उपाध्याय भैया हैं, उनको भी हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। और
पहली बार तहे दिल से इतना इंटरव्यू लिए हैं, इंटरव्यू तो कई लोग लिए हैं, लेकिन जितना तहे दिल से आप लोग इंटरव्यू लिए हैं आज तक उतना कोई तहे दिल से इंटरव्यू नहीं लिया था। आप लोग को प्रणाम है। तो एक मिनट में आई में जाना संदेश देना चाहता हूँ। 2 शब्द में एक बहुत अच्छी बात आज मेरे सामने आई कि पिक्चर जो होती है कोई भी प्रांतीय भाषा पिक्चर हो, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे तमिल हो, चाहे मलयालम हो, ये हमारे सारे देश की खूबसूरती है, खूबसूरत भाषाएँ हैं। लेकिन आप उसमें सबसे आदर्श इसको मानते हैं। जैसे आदरणीय जी राम जी कहा कि मेरे आदर्श कौन थे, कौन आदर्श हमारे महात्मा गांधी थे, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सावरकर जी थे। ऐसे हमारे आदर्श राम जी हैं, भगवान श्री राम है, भगवान कृष्ण है, शंकर भोलेनाथ जी है, ये हमको हमने आदर्श माना है। तो हमारे आदर्श कितने ऊंचे हैं, तो हमारे उस पिक्चर में भी ऐसे आदर्श होने चाहिए। हम जब पिक्चर बनाए तो उस आदर्श को स्थापित करें, और यह डिपेंड करता है हमारी जनता के ऊपर तो कैसे आदर्श देखना चाहती है। क्योंकि जो पिक्चर जब आएगी, जब अच्छी पिक्चर आएगी तो उस देश का कल्चर वैसे बनेगा, संस्कार वैसे बनेगा। और खास करके मैं भोजपुरिया समाज से कहना चाहता हूँ, और हमारे जो भोजपुरी समाज के पूर्वज हैं, जो निर्माता है, जो निर्देशक है, जो गायक लेखक है, उनसे हाथ में विनती है, कृपया करके ऐसी पिक्चर बनाइए, साफ सुथरे पिक्चर बनाइए कि जो समाज को संदेश दे और समाज के उत्थान में, देश के उत्थान में वह अपना एक रोल अदा करे। क्योंकि आप एक ऐसी मीडिया की ऐसी चीज़ है जो 1 सेकंड के अंदर पूरे विश्व में फैल जाती है और उसका बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसे शब्दों में ज्ञान होता है, आप देखते होंगे जैसे हम बोलते हैं भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, तो पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो शब्दों में ज्ञान होता है कि शब्द से हम आर्यता भी फैला सकते हैं और शब्द से अपने देश की रक्षा भी कर सकते हैं। तो मित्रों, आज है जो हमने एक बहुत पुरानी मित्रता हमारी जो है राम जी मोरे जी से, और हम ये कपल बैंक से जुड़े भी हुए हैं। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और चैनल का आदरणीय महंत उपाध्याय जी का, जिन्होंने अपने चैनल के माध्यम से यह बात जन तक पहुँचाई, जन के मन तक पहुँचाई। सारे भोजपुरी समाज का नमन है, सभी सदस्य समाज का कोटि कोटि धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश, जय महाराष्ट्र।